हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो चलिए देखते हैं कि पिछले क्लास मैंने क्या पढ़ाया था और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो oogenesis क्या था और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, तो चलिए हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो oogenesis है कि ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, वो चीज यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बहुत विस्तार से पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए आज मैं थोड़ा सा oogenesis के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका स्टार्ट होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है। देन ये जो oogenesis है, जो oogonia है, वो फीटल स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या, जब फीमेल बेबी मदर के पेट के अंदर रहती है तभी से वो लोग में जो oogenesis का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देन फिर बाद में रुक जाता है, फिर भी स्टार्ट कहाँ होता है, मदर के पेट के अंदर ही। ठीक है, और मेल में क्या होता है कि एटा पुबर्टी में ही स्टार्ट होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो बोल रहा है कि ये फीटल स्टेज जो होता है उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है क्या, oogonia का फॉर्मेशन, और कितने फ्यू मिलियन oogonia बन चुके होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद कोई भी oogonia उसमें ऐड नहीं होता है। ठीक है, oogonia जो है वो माइटोसिस करता है, फिर प्राइमरी oocyte बनाता है और वो फिर कहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज 1 और मियोसिस 1 में। जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्ट तो फीटल स्टेज में ही होता है, बट आगे जाके रुक जाता है और कब तक का वेट करता है, एटा प्यूबर्टी। ठीक है, देन फिर जो प्राइमरी oocyte है वो गेट सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। मतलब अगर आपका प्राइमरी oocyte है और उसके अगल बगल आपके कोई कुछ सेल्स है वो सराउंड कर जाते हैं, जिसको हम लोग ग्रेन्युलोसा सेल कहते हैं, और ये दोनों मिला के हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस, मैं डिसाइड फिर से कर देती हूँ। ये है आपका स्पर्मेटोगोनिया, इसमें आपका माइटोसिस होता है, देन फिर आपका बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आपका मियोसिस होता है और बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, उसके बाद फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस 2 हो रहा है, देन आपका स्पर्मेटिड्स बनता है और डिफरेंशिएट होके आपका स्पर्म बन जाता है। मतलब क्या मैंने पढ़ा, अभी पहले पढ़ा कि स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस करके क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, देन फिर वो मियोसिस 1 करता है, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, देन वो मियोसिस 2 करता है और क्या बना लेता है, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स के बाद एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, और वो क्या करता है, वो करता है स्पर्म का फॉर्मेशन। मतलब क्या, जो स्पर्मेटिड्स है इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, किसी का टेल आए हुए होते हैं, किसी के बॉडी आए हुए रहते हैं, बट यहाँ पे स्पर्म में क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की तरह वो आता है। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे क्या बोला था, जो oogenesis का है वो लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट, जितने भी जो मिलियंस ऑफ oogonia बने हुए थे फॉलिकल्स होते हैं, तो वो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, कुछ ही फॉलिकल्स बचे हुए रहते हैं, वो बोल रहे हैं। एट प्यूबर्टी 60K to 80K ऑफ दीज फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मतलब जो मिलियनों में बने हुए थे वो फॉलिकल्स, सॉरी oogonia, वो कितने बच जाते हैं, मात्र 60K to 80K बचते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर पुबर्टी प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर। पहले मैंने क्या बोला था कि oocyte था, उसके बगल में आपके कोई सेल्स जो है वो सराउंड कर जा रहे हैं, उसको कह रहे थे ग्रेनुलोसा सेल, और वो बन गया था प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या बोल रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल, इसको तो हम प्राइमरी फॉलिकल के, अब इसमें भी क्या बोल रहा
मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, मतलब क्या, एक लेयर ग्रैनुलोसा सेल था, उसमें और भी ज्यादा अगर लेयर आ जाएंगे ग्रैनुलोसा सेल के, और एक और दूसरा अगर सेल आएगा जिसको हम लोग थीका बोलेंगे, ऐसे थीका आ गया तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, वही बोल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम दिखाया था। फिर हम लोग देखे थे कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है। तो इसमें क्या है कि oogenesis आपका जो स्टार्ट हो जाता है वो बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो गया था, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, वो स्टार्ट होता है कब, पुबर्टी पे। ठीक है, फिर ये oogenesis क्या होता है कि एक टाइम पे स्टॉप हो जाता है और ये पुबर्टी का वेट करता है। देन फिर ये कब स्टार्ट होता है, जब पुबर्टी आ जाती है, और ये कंटिन्यूअस आपका चलते रहता है पुबर्टी के बाद। ठीक है, तो यही डिफरेंस थी। देन फिर हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी oocyte देखे थे, और टर्शियरी oocyte में क्या होता है, जो ग्रैनुलोसा सेल है उसके बीच में आपका एक कैविटी बनता है और उसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, एंट्रम। और ये जो थीका सेल था बाहर वाला, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक को कहते हैं इनर थीका और दूसरे को आउटर। आउटर थीका को हम लोग एक्सटर्नल कह देते हैं और इनर थीका को हम लोग इंटरना कह देते हैं। ठीक है, फिर यही बोल रहा है कि टर्शियरी फॉलिकल हैज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी विथ एंट्रम, थीका गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू आउटर थीका एंड इनर थीका। समझ में आ गया, मैंने अभी बता चुका था। फिर ये सब वही प्रोसेस है कि आपका कैसे कैसे क्या होता है, और एक और लेयर आ जाता है जब ये टर्शियरी फॉलिकल बनता है, एंट्रम आ जाता है, उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल कैसे बनता है भाई, वो इसीलिए जब आपका oocyte के चारों ओर से सराउंड कर जाता है, आपका जोना पेलुसिडा फॉर्म हो जाता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। फिर ओव्यूलेशन जो है, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। जब ओव्यूलेशन फेज आता है तब क्या हो जाता है, आपका ग्राफियन फॉलिकल आपका डीजेनरेट हो जाता है, फट जाता है, और उससे oocyte आपके बाहर निकल आते हैं। ठीक है, देन फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख ले, देखिए ये आपका मेडुला वाला रीजन है जिसमें ब्लड वेसल्स सब पाए गए थे, ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है। ठीक है, इसमें क्या, ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी आपका बना, देन ग्राफिन फॉलिकल बना, क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल बना। उसके बाद आपका ओव्यूलेशन पीरियड में आपका ये ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है और ओवम निकल आता है, मतलब क्या, oocyte निकल आता है, सेकेंडरी oocyte। और फिर जो बच जाता है उसको हम लोग कॉर्पस लुटियम कह देते हैं, और वो जाके धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। किस केस में, जिस केस में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस लुटियम को डिजेनरेट होने नहीं देता है। मैं अभी आपको आगे सब कुछ क्लियरिफाई करूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये क्या है, ये आप लोग सब जानते हैं, ये जो है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसमें, फीमेल प्राइमेट्स में होता है। जैसे कि हम लोग में होता है, ह्यूमन में होता है, जैसे मंकी में होता है, ऐप में होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसका, फीमेल प्राइमेट्स का। ठीक है, फीमेल प्राइमेट्स में आपके क्या आ जाते हैं, मंकी, एप, वुमेन्स। और आपको एक चीज और है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चल रहा है उस पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जब, उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेनोपॉज। ठीक है, तो पहला जो है, फिर दूसरा क्या है, मेनार्क। तो मेनार्क कब कहे, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को। ठीक है, किसको कहे, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन।
और ये कब स्टार्ट होती है आपकी? ये स्टार्ट होती है एट अ puberty। ये कब स्टार्ट होती है? बिगिन एट puberty। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है वो अबाउट 13 इयर्स के लगभग होता है। ठीक है, देन फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है हर टाइम पे कब रिपीट होती है? 28 से 29 डेज में हमेशा रिपीट होती है। ठीक है, क्या है? इंटरवल ऑफ 28-29 में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ रिपीट होती है। तो क्या लिखेंगे? मेंस्ट्रुएशन इज repeated at an interval of 28-29 days on average। ठीक है, किसी का बढ़ भी सकता है, किसी का घटता भी है, वो सब रीजन आगे बताऊंगी, बट इतना आपको याद रखना है। देन फिर हम लोग करते हैं कि जो ओवम है वो रिलीज होता है कब? मिडिल ऑफ द साइकिल। मान लीजिए कि आपका 28 डेज का पीरियड है रिपीटेड वाला, तो बीच का कब होगा? 14। और जो 14 डेज है उसी टाइम आपका ओव्यूलेशन पीरियड रहेगा, और उसी टाइम 1 एग मतलब 1 ओवम वो रिलीज होंगे और वो आके स्पर्म का वेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? 1 ovum is released during middle of each cycle। और ये जो स्टार्ट होता है साइकिल वो मेंस्ट्रुअल फेज में स्टार्ट होता है। भाई अब क्या है ये मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? तो आपके ये ओव्यूलेशन फेज क्या है, फिर आपके फॉलिक्यूलर फेज क्या है, फिर लुटियल फेज क्या है, मैं सब अभी बताऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, अभी ये आगे बढ़ाते हैं। तो ये कब स्टार्ट होता है? द साइकिल स्टार्ट्स विथ मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुएशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है? बोलचाल के भाषा में मेंस्ट्रुएशन क्या, किसको बोलेंगे? तो हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते भाई, कि जो रिलीज ऑफ ब्लड फ्रॉम कहां? वेजाइना। ठीक है, रिलीज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन है उसके बीच वाले पीरियड को हम लोग क्या कह देते हैं? ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, तो क्या कहेंगे? मान लीजिए 1 से 28 डेज का है, तो ये जो बीच वाला फेज हो जाएगा 14 वाला, वो क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, और किसी का भी अगर 28 डेज का अगर मान लीजिए जिसका टाइम मान आगे पीछे है, जैसे ये 1 से 28 है, ठीक है, तो किसी का मान लेते हैं कि 1 से 38 है। ठीक है, अब इसका ओव्यूलेशन पीरियड हम कब करेंगे? तो इससे आपको 14 मैनेज कर देना है। जब 14 आप मैनेज करेंगे तो 8 में 4 जाएगा, तो कितना? 4 और ये 2, मतलब 24 डेज जो होगा वही आपका ओव्यूलेशन पीरियड होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक मिनट, अब हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं
एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है उसको, तो हम लोग इसको इसमें कंटिन्यू, फिर मैं पीडीएफ में चली जाती हूँ दूसरा। जैसे कि देखिए, तो सबसे पहले मैं यहां दिखाती हूं आपको, ये आपका मेंस्ट्रुअल फेज है स्टार्ट वाला, देन आपका यहां पे फॉलिक्यूलर फेज, और लास्ट है आपका ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब देखिए जो ये मेंस्ट्रुअल फेज है, इसी में क्या होता है, आपके ब्लड जो होते हैं वो फ्लो होता है। ठीक है, फ्लो होके अब यहाँ पे खत्म हो गया है, कोई वॉल नहीं है, वॉल टूट चुका है। ठीक है, और इसी फॉलिक्यूलर फेज को हम लोग एक और कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। एक मिनट, क्या कह देते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। और ल्यूटियल फेज के दूसरे नाम को हम लोग क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी सेल। क्या, सेक्रेटरी सेल। क्यों भाई, क्योंकि ये सिक्रीट करते रहता है, इसीलिए हम लोग इसको सेक्रेटरी सेल कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये पॉलिफरेटिव फेज क्यों बोले होंगे भाई, कुछ तो मीनिंग होगा कि क्यों बोले होंगे पॉलिफरेटिव, तो मैं अभी बताती हूं कि इसको पॉलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, और ये जो बीच वाला पीरियड है इसको हम लोग क्या कह देंगे, ओव्यूलेशन फेज। क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, तो ये जो पॉलिफरेटिव फेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंडोमेट्रियम जो वॉल टूट चुका था वो धीरे धीरे वॉल बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब जैसे ये वॉल बनना स्टार्ट हुआ है, तब ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन पीरियड में आके, फिर ये ओव्यूलेशन पीरियड के बाद फिर ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी सेल है वो ग्लैंडुलर फॉर्म कर देता है, वो स्ट्रक्चर को, जो वॉल को है वो ग्लैंडुलर बना देता है, और वहां पे जो है वो सिक्रीट करता है कुछ। ठीक है, ये काम आपका ल्यूटियल फेज का होता है, ग्लैंडुलर बनाने का, क्योंकि जो फॉलिकल्स होते हैं वो कुछ सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण जो ये वॉल है वो ग्लैंडुलर बन जाता है। जैसे कि अब हम लोग आगे देखते हैं। और आपको एक बात और बता दें, ये जो फॉलिकल फेज और ल्यूटियल फेज है, ये आपका ओवरी के केस में बोला जा रहा है, पर जो ये सेक्रेटरी और पॉलिफरेटिव और सेक्रेटरी सेल है, ये आपका यूट्रस के मामले में बोला जा रहा है, मतलब वॉल के मामले में बोला जा रहा है। क्योंकि देखिए, फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोला गया है, क्योंकि वहां पे फॉलिकल्स बनते हैं, और ल्यूटियल फेज क्योंकि वहां पे कार्पस ल्यूटियम रहते हैं, और ये पॉलिफरेटिव क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रियम है वो धीरे धीरे उग रहा है। पॉलिफरेटिव मतलब क्या होता है, ग्रो करना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल आपका ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे आपका क्या बना रहा है, ग्लैंडुलर बना रहा है। तो ये आपका सेक्रेटरी सेल हो गया। देन फिर हम लोग आगे चलते हैं और एनसीईआरटी को देखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम लोग को क्या दिख रहा है, आप देखिए, एनसीईआरटी में हम लोग को दिख रहा है कि ये एफएसएच है और ये एलएच है। अब एफएसएच और एलएच क्या है भाई, तो मैंने बताया था ये क्या है, गोनोट्रोपिन हार्मोन है। ठीक है, अब गोनोट्रोपिन हार्मोन है, ये क्या है, ये कहां से रिलीज होता है, तो मैंने बोला था ये रिलीज तो हाइपोथैलेमस से होता है, और ये एक्ट करता है कहां, पिट्यूटरी एंटेरियर पे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो FSH है और LH है, धीरे धीरे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ना चालू करता है, ठीक है। LH है वो बढ़ना चालू कर रहा है। अब आपको यहाँ पे देख के क्या लगेगा कि यहाँ पे तो सिर्फ LH ही बढ़ रहे हैं, FSH थोड़ा नीचे है, पर बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी का लाइन आप जाके एक बार पढ़िएगा, वहां लिखा है कि जो FSH है और वो LH है वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे हैं। हाँ, मुख्यतः यहाँ पे हम लोग LH को लेते हैं क्योंकि LH सर्ज के कारण ही हम लोग का ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। हाई पिक पे LH सर्ज जाता है तो क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लेके फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल है और ये मैच्योर फॉलिकल बन गया फॉलिकल, ठीक है। देन क्या होता है, जब LH सर्ज हाई पिक पे जाता है तो ये फॉलिकल्स है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो फट जाते हैं और आपके oocyte को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आपका ये फॉलिकल्स है वो क्या रिलीज करता है, वो एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। और ये एस्ट्रोजन क्या करते हैं, इंडोमेट्रियम को धीरे धीरे क्या करते हैं, पॉलिफ्रेट करते हैं, ग्रो करवाते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये यहाँ पे जाके आपका ज्यादा हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि जो कॉर्पस लुटियम है वो आपके क्या सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन को, और ये हेल्प करता है जो इंडोमेट्रियम है इसको ग्लैंडुलर बनाने के लिए, समझे। अब ये जो ग्लैंडुलर बना है तो जब ओव्यूलेशन टाइम होता है, ओव्यूलेशन एक ओवम निकलता है तो वो क्या करता है, 24 आवर्स वेट करता है स्पर्म का। अगर वह स्पर्म आ जाता है तब क्या होता है कि आपका कॉर्पस लुटियम है वो डिजेनरेट नहीं होता है, ठीक है। वो डिजेनरेट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, आपके जो LH है, मतलब जो LH है वो क्या करता है, उसमें कमांड करता है, ये बचाता है उसको, क्योंकि कार्पस लुटियम अगर डिजेनरेट नहीं होगा तो क्या होगा आपका, ये ग्लैंडुलर जो है उसको तोड़ेगा नहीं, मतलब फिर से वॉल को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरोन है वो इसको संभाल के रखेगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन खत्म होगा तैसे वॉल टूटना स्टार्ट। पर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन रह जाएगा और ये क्या करेगा, वॉल को थोड़ा मेंटेन करके रखेगा। क्यों भाई, क्योंकि फिर अगर फर्टिलाइजेशन होगा फिर जायगोट बनेगा, जायगोट फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट होके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मैम क्या होगा, तब ये होगा कि ये जो कार्पस लुटियम है वो क्या करेगा, डिजेनरेट हो जाएगा 14 डेज के बाद। क्यों भाई, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर लास्ट वाला पीरियड हम लोग को याद रहे तो पहले का जो 14 डेज ओव्यूलेशन पीरियड है उसमें हम लोग 14 घटा के ओव्यूलेशन पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर वो नहीं होगा डिजेनरेट हो जाएगा और फिर से यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और अगर प्रेगनेंसी हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन होके इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब आपका 9 मंथ तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज आपका 3 से 5 डेज तक होता है, ठीक है। क्या होता है, 3 to 5 days of menstrual flow occurs due to breakdown of endometrial lining and its blood vessels। अब ये क्या है, तो ये है कि 3 मेंस्ट्रुअल फेज किसको कहते हैं, कि मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो 3 से 5 डेज तक ही रहता है, ठीक है। और ये अकर करता है किसके कारण, जो इंडोमेट्रियल
सेल्स थे, वॉल्स थे, उसके टूटने के कारण, और कुछ ब्लड वेसल्स भी टूटते हैं, ठीक है, यही इसमें बता रहा है। देन हम लोग देखेंगे लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब ये क्या है, तो इसमें दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन आपका होता है, क्या होता है, पहला रीजन होता है या तो आपको प्रेगनेंसी हुआ होगा या तो आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, या तो मे बी काउज्ड बाय स्ट्रेस या पुअर हेल्थ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉलिकल फेज, फॉलिक्यूलर फेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्राइमरी फॉलिकल से ग्रो होके आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है या मैच्योर फॉलिकल बनता है। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होता है और क्या बनाता है, मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, फिर हम लोग इंडोमेट्रियम के बारे में देखते हैं। अब इसका क्या होता है, इंडोमेट्रियम का रीजनरेट हो जाता है, किससे, रीजनरेशन जल्दी कमेंट्स में बताओ, रीजनरेशन बाय पॉलीफरेशन। अब याद आया, कहां से, एस्ट्रोजन के हेल्प से आपका इंडोमेट्रियम है वो फिर से रीजनरेट करने लगता है। ठीक है, देन अब हम लोग पढ़ते हैं LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली। तो ये क्या है, स्टिमुलेट फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट प्लस सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। आप सुनिए, एलएच का जो आपका काम है वो क्या करता है, वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और एफएसएच का काम है वो सिक्रीशन करता है एस्ट्रोजन का, किसके द्वारा, ग्रोइंग फॉलिकल्स के द्वारा। ठीक है, एक फॉलिकल को क्या करता है, ग्रो करने में स्टिमुलेट करता है, और दूसरा क्या करता है, फॉलिकल्स जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है उससे सिक्रीशन करने में एस्ट्रोजन का हेल्प करता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो ओव्यूलेशन टाइम था उसमें हम लोग देखे थे क्या हुआ था ओव्यूलेशन पीरियड में। ओव्यूलेशन पीरियड में देखे थे हम लोग कि LH है और FSH है, दोनों का पीक पॉइंट हाई हो जाता है, और वहां पे हाई होता है वो LH का हम लोग ज्यादा मानते हैं, FSH को उतना हम लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जो LH के कारण ही, LH सर्ज के कारण ही जो होता है वो फॉलिकल्स है, जो मैच्योर फॉलिकल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स है, वो फट जाते हैं और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं ओव्यूलेशन पीरियड में, जो LH है एंड FSH है
available in middle of cycle, और उसको हम लोग ओव्यूलेशन फेज कहते हैं, जैसे कि आपको पता है। फिर क्या बोलता है, LH surge induces Graafian follicle rupture, और क्या होता है, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम। मतलब क्या भाई, कि बोल रहा है कि जब LH सर्ज होता है, जब LH हाई पिक पे पहुंच जाता है, तब जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है। मतलब क्या होता है, रप्चर डीजेनरेट होने लगता है, मतलब क्या, फट जाता है, डीजेनरेट नहीं बोल सकते, फट जाता है, और उससे सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम रिलीज हो जाता है, और जो बच जाता है उसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम कह देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर इसके आगे जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।